हेलो एवरीवन। मैं ऑलरेडी 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ सिलेबस से रिलेटेड। छोटी छोटी वीडियो है, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही है। तो ये मेरी इस लेक्चर में 5th वीडियो रहेगा सिलेबस से रिलेटेड। चलिए हम लोग पेपर को डिस्कस करते हैं। हम लोग मेंस के सिलेबस को वी आर डिस्कसिंग। सो वी हैव डन विद जीएस पेपर 1, उसमें हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग जीएस पेपर 2 को देखेंगे। इसमें जो बोर्डर टॉपिक है वो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसे आप कैसे पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। क्या है सिलेबस इसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडर पाइनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आखिर वो कैसे बना, इंडियन जो हिस्टोरिकल उसका अंडरपाइनिंग कैसे है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो बिट्स का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1909 है, 1919 है, 1935 है। हालांकि 1935 से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें को अडॉप्ट किया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और भी हमने अदर कंट्री से भी हमने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट है ये हमने कहाँ से लिया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमने कहाँ से लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये आप जब इसको प्रिपेयर करेंगे तो ये आप मेंस पर्सपेक्टिव से आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। एक संसद टीवी है, वहाँ पर टोटल 10 लेक्चर है संविधान नाम से। आप उसको स्टार्टिंग में आप उसे देखें, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक आप उसमें गो थ्रू हो जाएं तो आपको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली उसमें आखिर बात कैसी की गई है। मतलब जो वहाँ पर जो भी एक जो फिगर है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, राजेंद्र प्रसाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो सब किसके बारे में उनका रोल बिल्कुल अच्छे से उसमें काफ़ी अच्छे से उसको दिखाया गया है। तो आप जब उसको देखेंगे तो आपको एक बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स है, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई, जैसे कि बहुत सारा अमेंडमेंट्स हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और जैसे कि आपको क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था कि उसको पार्ट जैसे कि जो भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर चली जाए उस चीज़ को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत रखा गया था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का क्या क्या सिग्निफिकेंट फीचर्स है। बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस से आया था, जो केशवानंद भारती केस है 1973, उससे बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविज़न आया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसको आपको एक ओवरऑल आपको इसको समझना पड़ेगा एक बॉर्डर टर्म में, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर पेपर सेकंड में, और पेपर सेकंड को आप करंट अफेयर से आप लिंक करके आप इसको जरूर पढ़ें, ठीक है। सेकंड का क्या है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। फंक्शंस क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है यूनियन का और स्टेट का, उसका मतलब वो कैसे वर्क कर रहा है। लेजिस्लेटिव कैसे वर्क कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क कर रहा है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यूनियन और स्टेट का। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि वो जैसे कि वो लॉ बना रहे हैं, और वो उसका जो स्टेट का आखिर सिटीजन पे क्या उसका राइट्स है, और सिटीजन का स्टेट पे क्या राइट है। तो वो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। इशूज़ क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जैसे कि स्टेट भी वर्क कर रहा है, सेंटर भी वर्क कर रहा है। तो ये फेडरल फीचर है, मतलब कि जहाँ पर गवर्नमेंट का जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसमें क्या क्या इश्यूज़ है, जैसे कि आप देखते होंगे कि बीच में बहुत सारे जो भी स्टेट जो कि नॉन बीजेपी रूल स्टेट है, या फिर जो बीजेपी रूल भी स्टेट है, आप जिसको कि आप एनडीए बोलते हैं एक तरीक़ा से, तो वो एक ज़्यादा बेटर रहेगा। एनडीए बस आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। और तो ये है बेसिकली आपको इशूज़, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन। मतलब क्या होगा कि जैसे कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू द लोकल लेवल, जैसे कि जो पंचायत वगैरह है उसके क्या पावर्स हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज कब आया, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत आया, ठीक है। और इसके क्या क्या पावर हैं, इसके अंदर 29 सब्जेक्ट है। इसके जो पंचायत का क्या क्या पावर है, ठीक है, और उसको फाइनेंस में वो फाइनेंस अपना कैसे कर रहा है, ठीक है। और उस पर अंदर जो पंचायत में क्या क्या चैलेंजेस क्या क्या हैं, उसको बेसिकली जब से जीएसटी आया है तो उसको क्या क्या और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, या फिर उसको क्या क्या और बेनिफिट हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसका इलेक्शन कैसे टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है,
तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, डिवोल्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है कि पावर को ट्रांसफर करना, डिवोल्यूशन करना, उसको पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर को, एंड फाइनेंस करना अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स, मतलब क्या होगा, जो पावर का जो सेपरेशन है, जो जुडिशरी है वो अपना वर्क करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना वर्क करेगा और लेजिस्लेटिव अपना वर्क करेगा, उसका सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारा जो लॉ है वो पार्लियामेंट ने बना दिया, जब वो जुडिशरी के पास जा रहा है तो वो उसको वो आप क्या बोल सकते हैं, आप उसको बोल रहा है कि वो उसको कभी कभी वो उसको रिजेक्ट भी कर देता है कि आपने ये लॉ कैसे बना दिया, ये तो ये जो बेसिकली जो पर्टिकुलर लॉ है ये इस फ्रेमवर्क में आता ही नहीं है, ये आपके जुडिक्शन में नहीं आ पा रहा है, आप इसको वायलेट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लॉ बना दिया जाता है कि जो कि फंडामेंटल राइट को जो वायलेट कर रहा हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो लॉ है उसको नल एंड वाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो वही है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, ये इसका सिलेबस में ये भी पार्ट है। कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज, जैसे कि आप इसमें क्या एग्जांपल पुट कर सकते हैं, जो इंडियन का जो क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी बॉर्डर कंट्री है, जैसे कि क्या होगा, फ्रांस है, आपको यूएसए है, यूके है और इंडिया है, इसमें क्या क्या डिफरेंट क्या क्या है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो यूएसए है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इंडिया क्या है, इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसमें वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है, प्रेसिडेंट ही है, सारा पावर उसी के पास है। तो यहाँ कैसे जो इंडिया में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में क्या क्या डिफरेंसेस है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और रियल पावर किसके पास होती है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जो इंडियन का सेकुलरिज्म है वो कैसे डिफरेंट है फ्रांस के सेकुलरिज्म में से, तो ये क्या, ये कंपेरिजन कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम को विद अदर कंट्रीज से, ठीक है। तो और क्या आप पूछ सकते हैं कि जो पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का और जो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो यूएसए का है वो कैसे अलग है, डिफरेंट कैसे है, तो उसके बारे में आपको कंपेरिजन आपको पता होना चाहिए। जो कि जैसे कि भारत में कैसा सिंगल सिटीजनशिप है, यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, तो ये सारी एक बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है और स्टेट लेजिस्लेचर कैसे वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कर रहा है, उसका पावर क्या है, उसका प्रिविलेजेस क्या क्या हैं, एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, आखिर उसमें इशू क्या क्या उठ रहा है। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, आप देखिए जैसे कि ये क्या बताना चाह रहा है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि अगर आप इंडिया पार्लियामेंट देखेंगे तो क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है। लोकसभा के अंदर कितने आपको टोटल मेंबर हैं, मतलब जो टोटल सीट है कितना है, 545 अभी लोकसभा के अंदर मेंबर हैं अभी, और आपको राज्यसभा कितने हैं, 245 हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं और लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आखिर वो वर्क कैसे करता है। जैसे कि जो कुछ पावर जो कि एक्सक्लूसिव पावर है वो आपको राज्यसभा का है, कुछ एक्सक्लूसिव पावर जो कि लोकसभा का है। जैसे कि लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है, आप मुझे बता सकते हैं। जैसे कि जो मनी बिल है ये एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा है, सॉरी लोकसभा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये सिर्फ आप ये लोकसभा में ला सकते हैं, ठीक है। और क्या है, और आप मुझे 2 और पावर बताएं जो कि राज्यसभा के पास, सॉरी लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास नहीं है। उसका फंक्शनिंग, आखिर वो फंक्शन कैसे कर रहा है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे वो अपना कर रहा है। जैसे कि 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। और क्या और भी बहुत सारे, जब बहुत सारा उसका बिजनेस होता है उस हाउस का, जो पूरा दिन जो चल रहा है, प्रोरोगेशन क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है, इन सब में क्या क्या अंतर है। तो पार्लियामेंट को आपको काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट से बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। पावर एंड प्रिविलेज क्या है, जैसे कि आर्टिकल 105 में कैसा पावर दिया गया है। जैसे कि जो भी पार्लियामेंटेरियन है अगर कुछ भी इशू पे अगर वो डिस्कस करते हैं हाउस के अंदर में, तो जो वो बोलेंगे वो कोर्ट के अंदर वो चीज़ वैलिड, मतलब कि अगर आप चाहेंगे कि मैं इसको कोर्ट में ले जाऊँ, इसके अगर उन्होंने कुछ रॉन्ग बोल दिया तो आप उसे नहीं ले आ सकते हैं। उसका क्या पावर्स और क्या प्रिविलेजेस हैं वो आपको पता होना चाहिए, और इशू क्या क्या हो रहा है इन सब चीज़ों में। जैसे कि पार्लियामेंट अच्छे से वर्क, क्या पार्लियामेंट जो है क्या वो अपना पूरा एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है,
अगर हम अदर कंट्री के कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि आप देखते होंगे कि पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा हॉट इशू पे हॉट डिबेट हो जाता है, मतलब एक दूसरे में तू में हो जाता है। तो आखिर और पार्लियामेंट का जो फंक्शनिंग में आखिर कैसे वर्क कर रहा है, क्या जो इतना जो पैसा जो हम डेली उस पर खर्च हो रहा है, एवरी इंडिविजुअल डे पे करोड़ों पे खर्च होते हैं, क्या उतना वो एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, क्या वो जो लॉ जो बना रहा है क्या वो लार्ज पब्लिक के इंटरेस्ट में बन रहा है। सेम वो स्टेट लेजिस्लेचर के भी फंक्शन में सेम ऐसे ही है, क्या वो वर्क कर रहे हैं ढंग से, क्या वो करप्शन में कुछ लॉ बना रहे हैं, क्या वो वीमेन को एम्पावरमेंट कर रहे हैं, क्या वो जो डाउन ट्रेडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ है क्या उसके लिए वो कुछ लॉ बना रहे हैं। तो कुछ ऐसा है, पार्लियामेंट की एफिशिएंसी भी वर्क होगा। तो ये सारा उसका क्या है, इश्यूज़ वगैरह है, ठीक है। और क्या है, स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। आखिर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, आखिर जुडिशरी कैसे वर्क कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कितने अभी सुप्रीम कोर्ट अभी कैसे अभी वर्क कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सी पावर है जिससे कि हम उसको हाई मतलब कि जजेस को अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 क्या है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आर्टिकल 142 क्या है, आर्टिकल 142 में किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जुडिशरी कैसे वर्क कर रहा है, जुडिशरी में क्या जुडिशरी में क्या इंटरफेरेंस है या नहीं है उसके अपॉइंटमेंट में। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। तो आपको इसका क्या है कि स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जुडिशरी को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, खास करके इंडियन जुडिशरी को। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है आपको मेंस में, बहुत सारे जो भी इसका जुडिशरी आप क्या क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जैसे कि इस साल कोई ऐसा क्वेश्चन था जुडिशरी पे, एग्जैक्टली मुझे तो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि जुडिशरी पे हो। जुडिशरी पे क्वेश्चन तो जो जुडिशरी का जो भी आपको वर्क है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। जैसे कि प्रेशर ग्रुप क्या है, इस बार जो क्वेश्चन पूछा था इस बार यूपीएससी में, प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशन कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक पॉलिसीज। ये क्वेश्चन इस दफ़ा 2021 में पूछा गया था, किससे रिलेटेड, ये आपको प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड इसने इस दफ़ा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से आपका इसका नोट्स तैयार होना चाहिए इन सब टॉपिक को, ठीक है। आपका नोट्स बहुत ज़्यादा इन सारे टॉपिक को जो भी सिलेबस में जो वर्डिंग मेंशन है वो सबको आपको नोट्स आपको बना होना चाहिए मेंस का, ठीक है। तो आप उसे बार बार आप उसे रिवाइज करें, रिकॉल करें, वो बहुत ज़्यादा वो कंसोलिडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रेशर ग्रुप क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशन क्या है एंड देयर रोल इन द पॉलिटी, ठीक है। सैलिएंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स, इस पे तो प्रीलिम्स से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो इन सब पे मतलब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर इसमें कौन सा प्रोविज़न है, कौन सा प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। और इसको तो मेंस पे ही पूछ सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में। तो आप मुझे बताएं कि जो पार्टी को जो रिकग्निशन करते हैं कि इस पार्टी का सिंबल ये है, ठीक है, ये पार्टी नेशनल पार्टी है, ये पार्टी जो है स्टेट पार्टी है, वो कौन से आर्टिकल में, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कौन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है वो, ठीक है। अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो भी वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे कि आपको क्या हो गया, यूपीएससी है, आपको एबीए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, आपका फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है। और क्या है उसका अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, पोस्ट है, उसका पावर्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ठीक है। तो इस सब को आपको जब इसको प्रिपेयर करें तो एक बॉडी लिखें, इसको इस वे में पे करें, मतलब इसको प्रिपेयर करें कि उसका पावर्स क्या है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन है तो उसका पावर्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में आप इसको डिवाइड करें, आपको बता देता हूँ कैसे। सपोज करिए कि मैं यहाँ से ले लिया इसे, ठीक है। सपोज करिए कि ये फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, कौन सा आर्टिकल में आता है भाई, 280 में,
ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका पावर लिख लेना, इसका पावर क्या क्या है, क्या इसका पावर अगर जो इसने रिकमेंडेशन कर दिया क्या वो गवर्नमेंट पे मैंडेटरी है या नहीं है, तो इसकी पावर क्या है उसको आप पढ़ें। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, आखिर ये जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी के बारे में बात करता है, ये इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो वो सारी चीज़ों को आप इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यही हो गया। और क्या है, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि क्वासी जुडिशियल बॉडी का आप मुझे 2 एग्जाम्पल भी दें। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है, और आप मुझे बताएं कि स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, उसका जो इंटरवेंशन है फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, जैसे कि वो डेवलपमेंट के लिए मान लीजिए कि उत्तराखंड में वो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, बट वहाँ पर उनको क्या क्या इशू क्या क्या आ रहा है कि वहाँ पर जो लोकल पीपल वो बोल रहे हैं कि ये फ्रेजाइल रीजन है, अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे तो हमारा जो कि लैंडस्लाइड वगैरह ईजिली हो जाएगा। तो वो सब उनका एक इशूज़ भी है। जैसे कि आपने, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई किसको पास कर दिया किसी प्रोजेक्ट को, बट लेकिन उसमें क्या, और उसमें लैंड नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब एक क्या है, उसके लिए एक इशूज़ है। जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ है, उसका जो इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि बहुत सारे जो उसकी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है, क्या उसमें जो डाउन ट्रेडेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ है, क्या उसका उसमें क्या उसके अंदर वो जुड़े हुए हैं उस पर्टिकुलर पॉलिसी से, क्या वो उस पर्टिकुलर स्कीम से। जैसे कि मनरेगा है, ये गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी स्कीम है। ठीक है, तो इसकी ये जो पॉलिसीज़ है, ये बेसिकली कैसे बेनिफिट कर रहा है जो पुअर पीपल, जो पुअर सेक्शन ऑफ द जो सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और जो इंटरवेंशन हो रहा है डेवलपमेंट के लिए वेरियस सेक्टर पे, वेरियस सेक्टर मतलब क्या होगा, जैसे कि रेलवे हो गया, रोडवेज़ हो गया, वाटरवेज़ हो गया, तो इन सब पे आखिर जो भी उसको मतलब कि उसको डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर सपोज करिए कि गवर्नमेंट चाह रही है कि मैं डैम बनाऊँ। जैसे कि आपने बहुत बार तब आपने सुना होगा कि जैसे कि अभी क्या बोल रहे हैं इसको, एक जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश केन और बेतवा की जो लिंकेज का प्रोजेक्ट है, इसमें आखिर वो तो डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ तो है उस वेरियस सेक्टर में, उससे क्या क्या इशू राइजिंग हो रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि केन और बेतवा को लिंक करने से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप मुझे 5 प्रॉब्लम बताएं, उसका 5 बेनिफिट बताएं केन और बेतवा को लिंकेज का। ठीक है, और आप मुझे सिर्फ इतना ही बताएं, और आप मुझे बताएं कि केन कहाँ से ओरिजिनेट होती है और बेतवा कहाँ से ओरिजिनेट होती है इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और इंटरवेंशन पे काफ़ी चीज़ आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंटल इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ। एनजीओ का क्या रोल है, एनजीओ का पॉजिटिव रोल भी है, नेगेटिव रोल भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये कैसे वर्क कर रहे हैं रूरल इंडिया में। गांधी जी ने कहा है कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस, 69% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अभी भी विलेज में रह रही है, तो वहाँ पर एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आप इसको जब इसका नोट्स बनाएं तो आप इसमें लिखें कि एनजीओ का रोल कैसे था, सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल क्या था कोविड के टाइम में। वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, जैसे कि फिक्की हो गया, आपको एस्कॉम हो गया, तो ये सब को आपको ये सारे जो ग्रुप और एसोसिएशन हैं, ठीक है, डोनर्स हो गया, चैरिटीज़ हो गया, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, तो ये सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि एनजीओ कैसे वर्क कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे वर्क कर रहा है, उसको क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या चैलेंजेस है, एनजीओ कैसे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, इंडिया के थ्रेट के लिए, मतलब इंडिया के सिक्योरिटी के लिए, तो ये आपको ये भी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक, जो भी वेरियस ग्रुप्स है, एसोसिएशन है, डोनर्स है, चैरिटीज़ है, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, तो ये सारे बारे में आपको पता होना चाहिए। वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन। तो आप इससे क्या समझते हैं, आप मुझे बता सकते हैं आप मुझे। आप ये बताना चाह रहा है कि जो वेलफेयर स्कीम है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट, बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट की, क्योंकि वो चाहती है कि जैसे कि बहुत सारी आप
क्या देख सकते हैं, वेलफेयर स्कीम क्या क्या है गवर्नमेंट का वल्नरेबल सेक्शन के लिए, ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, जो सेंटर और स्टेट का भी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं आप, बहुत सारी जो ये है आयुष्मान भारत स्कीम है, ये क्या है, ये भी तो एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए वर्क है। ठीक है, जैसे कि एकलव्य एक प्रोग्राम है, ये ट्राइबल पीपल के लिए है। ठीक है, और क्या है, जैसे कि जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट वगैरह रीजन में यहाँ उसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ की जो वल्नरेबल सेक्शन है, हमने उसके लिए कौन सी स्कीम हमने स्टार्ट की है। ठीक है, ताकि वो सेक्शन जो है वो जो भी पीपल जो नक्सलाइट वगैरह हैं वो मेन स्ट्रीम में आके वो जुड़ सके आकर के। तो हमने कौन कौन सी स्कीम चलाई है सेंटर और स्टेट ने, हमने फार्मर के लिए कौन सी स्कीम चलाई है, जैसे कि पीएम किसान योजना है। ऐसे भी जैसे कि उड़ीसा का भी, और जो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इसका भी अलग अलग स्कीम है स्टेट का। बिहार का 7 निश्चय प्रोग्राम है, वो वल्नरेबल सेक्शन के लिए कैसे वो वर्क कर रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट की और स्कीम क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो वाटर के लिए है, जल शक्ति अभियान है, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री जो वर्क कर रही है, हर घर नल और हर घर जल, ऐसा एक स्कीम है गवर्नमेंट का। तो वो सब क्या है, वो सब एक ब्रॉडर टर्म में गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को। ठीक है, पॉपुलेशन अनसेंटर्ड स्टेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम, आखिर उस स्कीम में क्या क्या परफॉर्मेंस है, उसमें क्या क्या लूप होल्स है, क्या उसमें करप्शन हो रहा है, उसमें उसका क्या उसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है, उससे क्या जो वल्नरेबल सेक्शन है क्या उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसमें लॉ क्या है, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शन। जैसे कि आप देखते होंगे कि क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल वीमेन कमीशन है। तो ये सारी कमीशन है, ये सब कैसे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है उस वल्नरेबल सेक्शन को बचाने के लिए। ट्राइबल के लिए भी बहुत सारा स्कीम है, SC ST के लिए जो भी हमने कम्युनिटी को बनाया है। तो वो सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, उसके जो भी बॉडीज़ उसको बनाया गया है उस प्रोटेक्शन के लिए और उस बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन के लिए। तो आपको इसको फोकस करना पड़ेगा। आप अपने जब इसको आप स्टडी कर रहे होंगे, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक, इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, क्या क्या इशू हो रहा है रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ। जैसे कि आप देखते होंगे कि हेल्थ पे हम लोग बहुत ज़्यादा वीक हैं। अकॉर्डिंग टू WHO एक पेशेंट पे 1000, मतलब एक डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो 1:1000 होना चाहिए, लेकिन इंडिया में कितना है, 1700 के आस अप्रॉक्स है। आप मुझे करेक्ट नंबर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, शायद 1700 कुछ है अप्रॉक्स, इतना ज़्यादा है। ठीक है, आखिर हम हेल्थ में क्यों नहीं वर्क कर पा रहे हैं, आखिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेटरमेंट में अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, खास करके रूरल एरियाज़ में। जो रूरल पॉपुलेशन है उसको मतलब सिटी आना पड़ता है कि उसको भी बड़े डिजीज़ को इलाज करने के लिए, उसको मतलब उसको क्योर करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन में हम ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि अभी आप COVID-19 देखे होंगे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अब स्कूल वो लीव कर दिए हैं, आखिर वो अब स्कूल कैसे वो वापस आएँ। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, 5 उसका आप मुझे नेगेटिव लिखिए, और आप मुझे बताएं कि जो एजुकेशन जो हमने जो ऑनलाइन एजुकेशन जो हमने प्रोवाइड किया, इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ। ठीक है, और किसको जो है ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लिख के बताएं। आप इसको अपने कॉपी में लिखिए, ये सब चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएगी। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या हो सकता है, इस सब चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। ये सारे वर्ड को जब आप आंसर लिखेंगे तो आप सब वर्ड को आप लिख सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इशू रिलेटेड टू पुवर्टी एंड हंगर, पुवर्टी क्या होता है और हंगर क्या होता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक का भी बहुत सारा डेटा है पुवर्टी पर कि $1.9 कुछ ऐसे ही है। ठीक है, मतलब उतना अगर कोई पैसा नहीं कमा पा रहा है तो वो गरीब है, तो आप उसको देख सकते हैं एग्जैक्ट आखिर वो फैक्ट क्या है, वर्ल्ड बैंक ने आपने कैसे डिफाइन किया है पुवर्टी को। ठीक है, और हंगर क्या होता है, हंगर का जो भी इंडेक्स है आखिर भारत में उसका क्या रैंक है, आप इसको अपना जब आंसर जब आप लिख सकते हैं तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस सेंस में इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस कैसे हो रहा है, गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस आप जैसे बता रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे कि आप सपोज करिए कि आपने RTI फाइल किया,
वो तो हालांकि ई गवर्नेंस में आ जाता है, ठीक है। उसका एग्जांपल बोल सकते हैं, आपने आरटीआई फाइल किया आपने, सपोज करिए कोई डैम बन रहा है, उस डैम में कितना वहाँ पे खर्च हो रहा है पैसा, ठीक है, आखिर वो कितने किलोमीटर का रोड बन रहा है, ठीक है। तो वो सारे, और अगर आपको उसमें सब कुछ अगर आपको अच्छे से मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब कि वो जो गवर्नेंस जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबिलिटी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस में यही आ रहा है कि जो भी आपने चीज़ें जो सिटीजन है वो चीज़ मांग रहा है, ठीक है, आखिर आप उसमें जो रूल कर रहे हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट जो रूल कर रही है, क्या वो ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर, अकाउंटेबिलिटी है जो वो वर्क कर रही है अपने गवर्नेंस में, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से वर्डिंग काफ़ी अच्छा है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, जैसे कि मैं आपको भी एग्जांपल दिया, आरटीआई आपने मांगा, गवर्नमेंट ने सारा कुछ आपको बता दिया, भाई ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे इतना पैसा खर्च हुआ, यहाँ पे इतना पैसा खर्च हुआ। अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे कि कोई पर्टिकुलर डैम बन रहा है, जो इंजीनियर है वो उसके लिए अकाउंटेबल है, भाई कि हम इस पर अच्छा मटेरियल यूज़ करें, इसको अच्छे से बनाएं। या फिर आपके जो प्रिंसिपल हैं, अगर कोई स्कूल में अगर बच्चे अगर क्लास 10th में या 12th में अगर ज़्यादा अगर फेल हो रहे हैं, तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, टीचर है, ठीक है। हालांकि और भी बॉर्डर ऑफ टर्म में वर्क कर रहा है, बट लेकिन उसके लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस में जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस क्या होता है, जैसे कि आज के डेट में आप देखते होंगे कि फसल बीमा योजना है, आप बहुत सारे जो आप, जैसे कि आप ई गवर्नेंस आप और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया, आप आज के डेट में आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, और क्या है, बहुत सारा जो, जैसे कि आप कोविन जैसे कि एक वेबसाइट में था, उसमें आप क्या था, तो आप उसमें जाकर के आप नंबर अपना लगा सकते थे वैक्सीन के लिए, तो अभी आप ई गवर्नेंस का आप उसका एक एग्जांपल बोल सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में पासपोर्ट आपको चाहिए, तो आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको अगर वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक ई गवर्नेंस का एग्जांपल है। उसका एप्लीकेशन क्या है, वो कौन से मॉडल वर्क कर रहा है, सक्सेस है उसका, या बहुत ज़्यादा सक्सेस भी है, उसका लिमिटेशन है, हाँ बहुत सारा इसका लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन आप ऐसे बोल सकते हैं, सक्सेस में क्या है कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जितना ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा उतना ज़्यादा करप्शन कम होगा। उसका लिमिटेशन क्या है, बहुत सारा प्रोसेस में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जब आप रेलवे का जब टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ जाती है। लिमिटेशन ये होता है कि कुछ कुछ जगह पर आपको सब कुछ होने के बावजूद आपको वहाँ विजिट करना पड़ता है हेड ऑफिस, वो उसका लिमिटेशन है। उसकी पोटेंशियल आपको बता दिया कि इससे बहुत जो, अगर सपोज करिए कि अगर कोविन अगर जो वेबसाइट है, अगर वहाँ पर अगर वैक्सीन का अगर ये अगर नहीं लगता तो बहुत ज़्यादा एक दिक्कत हो जाता। तो वो क्या उसका एक पोटेंशियली तो है वो कि आखिर वो चीज़ को वर्क कर रहा है। सिटीजन चार्टर क्या होता है, जैसे कि आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर सिटीजन चार्टर होते हैं, लेकिन जो बैंक में होता है वहाँ पर वो लोग को छिपा कर मतलब वो लोग सामने नहीं रखते हैं। सिटीजन चार्टर में क्या होता है कि आखिर क्या क्या बैंक वाले आपके लिए करेंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ठीक है, ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ ऑलरेडी। ये देखिए, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी, आखिर सिविल सर्विसेज का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, इस पर तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा ये, ठीक है, कि क्या रोल है सिविल सर्विसेज का एक डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज का क्या रोल है, उसका रोल ये है कि जो कि सबसे जो कोर रोल है, अगर आप एक IAS ऑफिसर अगर आप बोलेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इन ए बेटर वे, जो ये कर लेगा वो बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट हो जाएगा, ठीक है। और डेमोक्रेसी में सिविल सर्विस का क्या रोल है, जैसे कि सरदार पटेल ने कहा था कि जो ये स्टील फ्रेमवर्क है फॉर इंडिया के लिए सिविल सर्विसेज, ठीक है, तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ जो छोड़ के गया ब्रिटिशर हमारे लिए वो एक सिविल सर्विसेज था। इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, इसमें जैसे कि जो इंडिया का जो नेबरहुड रिलेशन है, मान लीजिए इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश के साथ कैसा है, इंडिया का रिलेशन म्यांमार के साथ कैसा है, हाउ द रिलेशन विद हाउ वी हैव नॉट गुड रिलेशन विद चाइना, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वाई वी डू नॉट हैव ए गुड रिलेशन विद चाइना एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और पाकिस्तान से हमारा रिलेशन अच्छा क्यों नहीं है। तो आखिर व्हाट इज, जैसे कि ये क्या, ये इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, वाई डू वी हैव गुड रिलेशन विद बांग्लादेश, तो ये आपको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो आप बहुत कुछ आप इसमें से सीख पाएंगे आप, ठीक है। और क्या है, और जैसे कि इंडिया भूटान का क्या रिलेशन है, और इंडिया श्रीलंका का क्या रिलेशन है, ठीक है, इंडिया नेपाल का क्या रिलेशन है, आप इसको बड़े टर्म में आप इसको पढ़ें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़ें। रोल ऑफ इंडिया एंड से नेबरहुड रिलेशन, इंडिया अफगानिस्तान का क्या रिलेशन है, इंडिया आखिर अफगानिस्तान में क्यों वहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहता है,
अब तालिबान के आने से भारत का रिलेशन अफगानिस्तान से कैसे इम्पैक्ट हुआ, हम और क्या बेहतर कर सकते हैं अफगानिस्तान में, ठीक है। ये तो इसका नेबरहुड हो गया। कभी कभी हमें रिलेशन ये भी पूछ लेता है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन कैसे अफ्रीका में है, हाउ इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन अफ्रीका इज़ डिफरेंट फ्रॉम चाइना। जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन अफ्रीका में है वो चाइना से कैसे डिफरेंट है, आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कैसे अफ्रीका में जो है, जो इंडिया का जो थिंकिंग होती है कि वो पीपल के लिए, जो वहाँ के जो पीपल हैं वो उसके लिए वर्क करना चाहता है, और जो चाइना होते हैं वो क्या करते हैं कि वो वहाँ के जब वहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर अपने लिए वर्क करते हैं। यहाँ तक कि जो लेबर फोर्स है वो खुद चाइना वहाँ लेके आते हैं अफ्रीका में। तो ये उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फर्दर के आगे क्या है, बायलैटरल रिलेशन एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो बायलैटरल रिलेशन क्या है, इंडिया रशिया का रिलेशन कैसा है, ठीक है। रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, जैसे कि रीजनल ग्रुपिंग क्या है, जैसे कि आपको आसियान है, ब्रिक्स है, और क्या है। तो जैसे कि ग्लोबल ग्रुपिंग में क्या होगा, G20 हो जाएगा, G7 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ग्लोबल ग्रुपिंग है। और जो भी आपको अग्रीमेंट है, जैसे कि आप वो ASEAN+6 में जो था, अब तो ASEAN+5 हो गया है, RCEP वाला, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक RCEP वाला जो था, ठीक है। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कुछ ऐसे ही उसका फुल फॉर्म था। तो भारत उसका मेंबर नहीं है, तो आखिर उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। उसमें तो इंडिया इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है, और वो कैसे अफेक्ट कर रहा है इंडिया के इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा बायलैटरल रिलेशन में। बायलैटरल रिलेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इस दफ़ा जो क्वेश्चन पूछा था वो ऑकस पे क्वेश्चन पूछा था। ऑकस पे क्वेश्चन ये था बेसिकली कि जो बेसिकली आप उसे क्या बोल सकते हैं कि एनालाइजिंग द, नहीं वो क्वेश्चन नहीं था, वो एक क्वेश्चन था इसमें था, इस बार ऑकस पे क्वेश्चन पूछा था उसने। ऑकस पे क्वेश्चन था, देखिए बता रहा हूँ 1 मिनट में आपको। क्वेश्चन तो ऑकस पे ये था कि द न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप ऑकस, ठीक है, is aimed at countering China's ambition in the Indo-Pacific region. Is it going to supersede the existing partnership in the regions? Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenarios. एक क्वेश्चन ये था जो कि 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 था ये। क्वेश्चन नंबर 19 ये था कि critically examine the aim and objectives of SCO. What importance does it hold for India? देख रहे हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है एम एंड ऑब्जेक्टिव जो एससीओ का, ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको क्या है, ये आपको जो भी ग्रुपिंग एग्रीमेंट वगैरह है उन सब के बारे में। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियाज एंड डायस्पोरा। जैसे कि आप इस पर आप कैसे आप देख सकते हैं, आप मुझे बताएं ये क्या कहना चाह रहा है कि इफेक्ट ऑफ policies and politics of developed and developing countries on India's interest, Indian diaspora। जैसे कि अभी आप रसिया यूक्रेन में अभी क्या हो रहा है, अभी वार हो रहा है, तो उसके वजह से हमारा जो इम्पैक्ट रिलेशन में इंडिया और यूएसए का कैसा इम्पैक्ट में रिलेशन में रहेगा, वो चीज़ अगर इंडिया और यूके में कैसा रिलेशन रहेगा, तो इंडिया जो है अपना रसिया के साथ कैसे रिलेशन को वो बैलेंस करेगा। तो ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें घट रही है वर्ल्ड में, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया का इंटरेस्ट में, ठीक है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हो, ठीक है। जो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, और इंडिया का जो इंडियन डायस्पोरा है, जैसे कि अमेरिका में रहते हैं, कतर में रहते हैं, दुबई में, यूएई में, ठीक है, तो आखिर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उन सब चीज़ों का। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर मैंडेट्स। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको यूएन हो गया, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसकी एजेंसीज, उसका फोरा, उसका स्ट्रक्चर आखिर वो वर्क कैसे कर रहा है। तो इस दफ़ा उसने क्वेश्चन पूछा था कि जो यूएन पे क्वेश्चन था कि यूएन को मतलब क्वेश्चन था कि क्या यूएन में मतलब आखिर रिफॉर्म के लिए आखिर क्यों ज़रूरत है, और वो रिफॉर्म कैसे हो सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन था इस टाइम पूछा था, मतलब इसके अंदर कि यूएन वाले में क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था बता देता हूँ आपको। कुछ एक ऐसे क्वेश्चन था कि बेसिकली कि आखिर यूएन में रिफॉर्म की नीड क्यों है।
आखिर इंडिया उसका मेंबरशिप अब क्यों चाह रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आखिर इंडिया को यूएन का मेंबरशिप क्यों मिलना चाहिए, और अभी हमें नहीं मिल रहे हैं, अभी हमें उसका मेंबरशिप मतलब कि वीटो पावर, ठीक है। उसके 5 परमानेंट मेंबर, उसमें उसके मेंबर अभी हम नहीं हैं। जिसके पास वीटो पावर है उसके मेंबर अभी इंडिया मेंबर है, बट लेकिन वीटो पावर अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो वो सिर्फ 5 ही कंट्री के पास है, इंडिया बनना चाह रहा है। तो आखिर इंडिया को उसको क्या क्या बेनिफिट होगा वीटो पावर लेने के बाद, ठीक है। और अभी हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है अपने आप को वीटो पावर लेने में, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो एजेंसीज़ है, उसका कैसे, उसका स्ट्रक्चर, उसका मैंडेट क्या क्या है, तो जो भी बहुत सारे जो क्लाइमेट जो बॉडीज़ है वो कैसे वर्क कर रही है, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह, तो ये सारी चीज़ों को आपको बोर्ड टर्म में आपको समझना पड़ेगा। जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आपको नोट्स तैयार करें, 10-15 जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें आप उससे बोर्ड अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलपमेंट आपको हो जाएगा, जिससे कि आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। WTO है, UN है, IMF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका क्या क्या रोल है। जैसे कि WTO का बहुत सारा मैंडेटरी कुछ प्रोविज़न है, ठीक है। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये सारी चीज़ों को सब क्या इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वो कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वहाँ पर कौन किसके पास कितनी पावर है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आज मैं आपको पेपर सेकंड के बारे में पूरा सब आपको मैं बता दिया हूँ। बाकी आप इसके बारे में और ज़्यादा आप इसे खुद से भी आप सर्च करें, समझें चीज़ों को। जो आपको सिलेबस है आपको उसके बारे में बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। खास करके GS पेपर 2 को आप इसको करंट के साथ लिंक करके पढ़ें। जब द हिंदू जब पढ़ रहे हो या फिर द इंडियन एक्सप्रेस जब आप पढ़ रहे होंगे आप इसको लिंक करके पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने साथ में रखें, सिलेबस अपने साथ में रखें। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और आपको कोई अगर किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, आपको लग रहा हो कि मुझे वहाँ पर डाउट है, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जो लेटेस्ट कमेंट सेक्शन हो, ठीक है। जो लेटेस्ट वीडियो हो उस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इस वीडियो के नीचे भी आप बताएंगे तो मुझे तक पहुँच जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं मोरली मैं बूस्ट हूँ, ठीक है, उन सब चीज़ों को लेकर के। बाकी आपको क्या क्या द वे ऑफ स्टडिंग मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ वो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे क्या क्या वीकनेसेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, और आप मुझे वीकनेस बताएंगे तो मैं उस पर डेफिनेटली मैं वर्क करने की कोशिश करूँगा। और यही है कि आप हमेशा इवॉल्व करते रहिए अपने आप को, ठीक है। और एवरी इंडिविजुअल डे को आप बेटर बनाएं, तो आप डेफिनेटली आप सक्सेस जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बस आप इंडिविजुअल पे फोकस करें ओनली, ठीक है। सो दोस्तों, ओके, टेक केयर, बाय बाय।